खलिश 1978। घर की खूबसूरती दीदनी थी। एक नजर जो पड़ती तो मुड़कर दूसरी बार देखने का दिल करता। स्याह आहनी गेट, सफेद रोगन से नहाई दीवारें और दीवारों से झांकती पुरशिकवा इमारत। और इस समय आयशा घर के लॉन में बेचैनी से इधर से उधर चक्कर काट रही थी। बेचैनी उसके चेहरे से आया थी। मुट्ठियां भींचे, मुंह फुलाए, वो दुनिया भर से बेजार लगती। अम्मी, आप ऐसे गैर जिम्मेदार मुलाजिम रखती क्यों हैं? वो बेजार लहजे में माँ से कह रही थी। सफदर हरगिज गैर जिम्मेदार नहीं, ये तो उसकी बीवी की तबीयत खराब थी, उसे अस्पताल ले जाना था, इसलिए छुट्टी कर ली। और आज छुट्टी से पहले उसने कल बाकायदा इजाजत दी थी। और तुम कितने चक्कर काटोगी? बैठ जाओ, थक जाओगी चंदा। रुकैया साथ कुर्सी पर बैठी थी और अब मोहब्बत से बेटी को भी साथ वाली कुर्सी पर बैठने का कह रही थी। मुझे नहीं पता, मेरा आज का प्लान तो खराब हो गया ना। उधर कॉलेज में मेरी सहेलियां इंतजार कर रही होंगी। वो हनूज मुंह फुलाए खड़ी थी। दरअसल आज कॉलेज में म्यूजिकल शो था। मुल्क का सबसे बड़ा गुलकार गाने के लिए आ रहा था। उसे कॉलेज छोड़ने की जिम्मेदारी ड्राइवर सफदर की थी। वो अपनी बीवी की बीमारी की वजह से ना आ सका। इरादा तो तौकीर का था कि वो बेटी को कॉलेज ड्रॉप कर देंगे, मगर फैक्ट्री में क्लाइंट की गैर मुतवक्का आमद की वजह से उन्हें जल्दी निकलना पड़ा और यूं आयशा जैसे घर में कैद होकर रह गई। कॉलेज जाने का कोई वसीला बनता नजर ना आता था। मैं खुद चली जाती हूँ, उसे एकदम ख्याल आया। नहीं, रुकैया ने कतई तौर पर मना किया। क्या तय हुआ था कि कॉलेज से फरागत से पहले तुम ड्राइव नहीं करोगी? और तुम्हें ड्राइव करना आता भी कहाँ है? फिर कहीं गाड़ी टकरा दोगी। ओ अम्मी, अब ऐसी बुरी ड्राइवर भी नहीं हूँ, कुछ नहीं होता। अब क्या जरूरत के तहत भी ड्राइव न करूं? मेरा कॉलेज जाना बेहद जरूरी है। आप जानती है मेरा पसंदीदा सिंगर आ रहा है। वो माँ को कायल करने की कोशिश कर रही थी, मगर रुकैया का सर नफी में हिलता गया। तभी मुलाजिम की पैरवी में एक लड़का लॉन की तरफ आता दिखाई दिया। बांका सजीला, चेहरे पर जवानी की धनक रंग लिए, बाल सलीके से जमाए। अस्सलाम वालेकुम खाला। रुकैया के सामने उसने सर झुकाया। वालेकुम सलाम। रुकैया ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। कैसे हो बेटा? उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया तो यासिर कुर्सी खींच कर बैठ गया। यासिर को देखकर लम्हे भर को आयशा की आंखें चमकने लगी। कैसे हो यासिर? वो आगे बढ़कर यासिर से पूछने लगी। कबल इसके कि यासिर जवाब देता, वो मुद्दे पर आई। तुम ड्राइव कर लेते हो ना? मुझे प्लीज कॉलेज छोड़ दो। ड्राइवर छुट्टी पर है और मेरा कॉलेज जाना लाजमी है। वो भी यासिर के सामने कुर्सी पर बैठ गई। आयशा, रुकैया के लहजे में तंबी थी। इसे आराम से सांस तो लेने दो, चाय तो पी ले। ओ अम्मी, वो चाय पी कर आया है। कैसे यासिर, चाय तो नहीं पियोगे? वो अब यासिर से मुखातिब थी और यासिर मुस्कुरा दिया। तो फिर चलें, मुझे पहले ही देर हो चुकी है। बाइक पर? यासिर पूछने लगा। वो खुद बाइक पर आया था। ओ नहीं, बाइक पर तो मेरी सारी लुक खराब हो जाएगी। तुम प्लीज कुछ तकलीफ उठा लो, मुझे गाड़ी पर ड्रॉप कर दो, वापसी पर अपनी बाइक ले लेना। तो फिर चलें। सामने मेज पर गाड़ी की चाबी पड़ी थी। वो चाबी उठाकर यासिर की तरफ बढ़ा रही थी। यासिर ने मुस्कुराकर चाबी थाम ली और उठ खड़ा हुआ। खाला, ये अम्मी ने पैसे भिजवाए हैं। वो शर्ट की सामने वाली जेब से पैसे निकालकर रुकैया की तरफ बढ़ा रहा था। ओ, ये खतीजा भी हद करती है। ये मामूली सी तो रकम थी, अब इसकी वापसी की क्या तुक थी? अब तुमसे ना लूंगी तो नाराज होगी। अब बहनों में इतने छोटे हिसाब अच्छे लगते हैं। खफगी से कहते हुए उन्होंने रकम थाम ली। चलो आयशा को छोड़ाओ, वापसी पर गपशप लगाते हैं, रुकैया ने कहा तो यासिर और आयशा रवाना हुए। तुम आज मामूल से ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। जब गाड़ी मेन गेट पार कर रही थी तब आयशा ने कहा था। लम्हे भर को यासिर का दिल उथल पुथल हो गया। जमाना तेज न था, मगर आयशा मॉडर्न लड़की थी, इसलिए जो जहन में आया वो लबों पर आने में देर न लगी। तारीफ के लिए शुक्रिया। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? गाड़ी रोड पर आ गई थी। पढ़ाई? आयशा तवील सांस लेकर रह गई। अब तुम्हें क्या बताऊं, पढ़ाई के नाम पर क्या वबाल पाल लिया है। कभी कभी सोचती हूँ कि खामखा फाइनेंस पर एडमिशन लिया। मेरा नहीं ख्याल जिन बच्चों का मेरिट पर एडमिशन ना हो उन्हें फाइनेंस पर एडमिशन लेना चाहिए। मैं ऐसे नहीं सोचता। तुम खुशकिस्मत हो कि शहर के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज से डिग्री ले रही हो डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा? आयशा की होंठों पर मुस्कुराहट ठहर गई। अपने लिए इस्तेमाल होने वाले ये लफ्ज हमेशा उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देते। हालांकि अभी तो वो मेडिकल स्टूडेंट थी, डॉक्टर बनने की मंजिल अभी दूर थी। आज तैयार होकर जाने की कोई खास वजह? क्या कोई तकरीब है?
हाँ, म्यूजिकल शो है, क्यों ना तुम भी म्यूजिकल शो में शिरकत करो। अपने साथ एक मेहमान ले जाने की इजाजत है। मैं? नहीं। ओहो, ना मत करो। पता है कौन सा सिंगर आ रहा है? अब वो उस गुलकार के लिए रतबुल सान थी और ये आधे घंटे बाद की बात है जब वो म्यूजिकल शो में हुजूम का हिस्सा थे और आयशा की सहेली आयशा के कान में घुसे कह रही थी, तुम्हारा कजन तो काफी हैंडसम है। आखिर कजन किसका है? सिर्फ कजन ही है या फिर कोई और रिश्ता भी है? और रिश्ता मतलब? क्या कोई और रिश्ता भी हो सकता है? आयशा लम्हे भर को चौंकी। हाँ भाई, दोस्त, फियांसी या फिर सहेली ने लम्हे भर को शोक वक्फा दिया, या फिर प्रेमी। आयशा का दिल लम्हे भर को धड़कना भूल गया। उसने पलटकर यासिर की ओर देखा जो सामने स्टेज पर गाते गुलकार को इन्हमाक से सुन रहा था। ये यासिर किस कदर हैंडसम है, जैसे देव मलाई दास्तान का यूनानी देवता। उसका पहले ध्यान क्यों ना गया और जहन में ऐसे ख्यालों का रास्ता बनने लगा जो किसी और दुनिया की तरफ ले जाते। क्या तुमने शो एंजॉय किया? वापसी पर आयशा पूछ रही थी। हाँ, बहुत खूबसूरत शो था। कुछ देर बैठो। जब वो उसे छोड़कर गाड़ी पोर्च में खड़ी करके अपनी बाइक खींचे जा रहा था तब वो कह रही थी, नहीं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। क्या कल आओगे? कल किस लिए? यासिर हैरानी से पूछने लगा और आयशा के पास इस किस लिए का मुनासिब जवाब न था। तुम्हारी खाला का घर है, तुम्हें आते रहना चाहिए। कोई काम हो तो आऊंगा। वो बाइक खींच ले आया और तमाम रास्ते आयशा को सोचता रहा। अब वो ऐसा छोटा बच्चा ना था कि मोहतरमा के बदले हुए लहजे को ना समझ पाता। क्या पता उसे वहम हो रहा हो, वो ऐसे ही कह रही हो। मगर ये अगले दिन की बात है कि यासिर का दिल जो अजब लय पर धड़कता रहा था उसे मजबूर कर रहा था और इस मजबूर दिल के हाथों उसने लैंडलाइन से फोन मिलाया। दूसरी तरफ घंटी जा रही थी और वो जो उसके दिल में ख्वाहिश थी कि फोन आयशा उठाए, ख्वाहिश पूरी हुई। फोन आयशा ने उठाया। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जब फोन की घंटी बज रही थी तब आयशा के दिल में भी यही ख्वाहिश उमड़ रही थी कि फोन उसी यूनानी देवता का हो। मसरूफ तो ना थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या कर रही थी? नॉवेल पढ़ रही थी। और तुम क्या कर रहे थे? मैं, यासिर ने लम्हे भर को वक्फा लिया, तुम्हें याद कर रहा था। दिल में तो आया यही कि कह दे, मगर कहते कहते रुक गया। कुछ खास नहीं। चलो, जो काम कर रहे थे उसी के बारे में बता दो। आयशा ने पूछा। किसी काम से फोन किया था और न यासिर ने बताया और यूं महमल सी बातें होती रही। इन महमल बातों ने मायने का रूप ढालने में वक्त ना लिया। महज 2 महीने बाद की बात है जब वो दोनों एक रेस्टोरेंट की मेज के आमने सामने बैठे थे और इस मुलाकात से दोनों के घर वाले नावाकिफ थे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझसे शादी करोगी? यासिर आयशा की आंखों में आंखें डाले कह रहा था। आयशा सिमटा गई। शर्म की लाली उसके चेहरे पर कुछ ऐसे फैली कि यासिर हैरान रह गया। क्या वो खुद एतमाद लड़की भी शर्मा सकती है? खामोशी का वक्फा फैलने लगा। आसपास की मेजों पर लोग महवे गुफ्तगू थे। रेस्टोरेंट में मौसीकी की धुनें घूम रही थी, मगर फिर भी उन दोनों के लिए खामोशी सी थी। और इस खामोशी को आयशा की हाँ ने तोड़ा। हाँ, ये महज हाँ न था, एक जल तरंग था जो बज उठा। एक रोशनी थी जो हर शय को पुरनूर कर गई। एक मोहब्बत थी जो इब्तिदा चाहती थी। पार्क के अहाते में हर तरफ हरियाली थी। पत्तों का सब्ज रंग आंखों को भला महसूस होता और वो दोनों पथरीली रविश पर एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे। जिंदगी कितनी हसीन है। आयशा को देखते हुए वो मुस्कुराया। क्या इसे मेरी मौजूदगी ने हसीन बनाया है? आयशा सवाल करती। बेशक, यासिर का एक लफ्जी जवाब हर सू तमानियत घोल देता। रविश पर चलते चलते वो मीनार तक चले आए। अब वो मीनार की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। मुझे छोड़ तो न दोगी? यासिर ने एकदम पूछा। आयशा अचंभे से उसे देखने लगी। अगर तुमने आइंदा ये सवाल पूछा तो मैं तुमसे खफा हो जाऊंगी। उसकी निगाहें मीनार पर जम गईं। मीनार जो आसमान की वसतों को छूता था, जो क़याम पाकिस्तान की निशानी था। इसी पार्क में कभी मुसलमान इकट्ठा हुए थे और उन्होंने एक अज़म किया था, खुद से एक वादा किया था कि वो अपनी बका के लिए अलग मुल्क हासिल करेंगे। आयशा की आंखें मीनार की ऊंचाई पर थी। आज हम भी इसी जगह वादा करते हैं कि कभी एक दूसरे को ना छोड़ेंगे। मेरे साथ अल्फाज दोहराओ। हाथों में हाथ दिए, मोहब्बत को जिंदगी का उन्वान दिए, वो एक दूसरे की ओर देखते। मैं वादा करती हूँ, आयशा कहती। मैं वादा करता हूँ, यासिर दोहराता। तुमसे जिंदगी की आखिरी सांस तक मोहब्बत करूंगी। तुमसे जिंदगी की आखिरी सांस तक मोहब्बत करूंगा। हर दुख सुख इकट्ठे बांटूंगी। हर दुख सुख इकट्ठे बांटूंगा। कभी तुम्हारा हाथ ना छोड़ूंगी। कभी तुम्हारा हाथ ना छोड़ूंगा।
یہ کہتے ہوئے اس نے عائشہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ وفا کی تمام سلسلے تمہارے نام کرتی ہوں، وفا کے تمام سلسلے تمہارے نام کرتا ہوں، کہ تم سے پیار کرتی ہوں، کہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ دونوں مینار کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے اور ایک دوسرے کو تکے جاتے۔ فضا میں دھنک بکھر رہی تھی، دھنک رنگ ان کا احاطہ کیے جاتے۔ ہر انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی کام میں غیر معمولی دلچسپی ہوتی ہے، وہ کام جسے کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو یاسر کو بھی ایسے ہی ایک کام میں بے حد دلچسپی تھی، کھانا پکانا۔ پڑھائی میں اوسط درجے کا طالب علم تھا، BA کر لیا تھا، آگے پڑھنے کا ارادہ نہ تھا، بلکہ وہ اب اپنا کاروبار کرنا چاہتا تھا، ایک اچھا سا ہوٹل بنانا چاہتا تھا جہاں وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائے، لوگ اس کا بنا کھانا کھائیں اور دنیا بھر کے ذائقے بھول جائیں۔ وہ واقعی اتنا اچھا کک تھا، بریانی بناتا تو گھر والے انگلیاں چاٹتے رہ جاتے، سالن بناتا تو 2 وقت کا سالن ایک وقت میں ختم ہو جاتا، اور تو اور روٹی بھی ایسی خستہ بناتا کہ ہر بندہ اپنی گنجائش سے زیادہ کھا لیتا۔ تجھے کیوں کر یہ زنانہ شوق لگ گیا؟ والد صاحب اکثر کہتے۔ وہ مسکرائے دیتا، ابو یہ تو ایک فن ہے، اور فن میں صنف کی کوئی قید نہیں۔ میں اپنا ہوٹل کھولوں گا، میرے ہوٹل کے چرچے طول و عرض میں ہوں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، والد صاحب دل ہی دل میں کہتے اور پوچھتے۔ مگر بیٹا، ہوٹل کھولنے کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے، تیرے باپ کی کریانی کی دکان سے اتنا پیسہ نہ نکلے گا۔ ابو اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ مسکرا کر کہتا۔ اللہ اس کی قسمت کھولے گا، اس کا نصیب چمکے گا، اسے یقین تھا، اور کیا پختہ یقین تھا۔ بسم اللہ کر کے والد صاحب نے کمیٹی سے آئے پیسے بیٹے کے ہاتھ پر رکھے اور اس نے ایک ڈھابا کھول لیا، لاہور کی مشہور بریانی۔ ڈھابے کا نام رکھا گیا، فی الحال صرف بریانی دستیاب تھی، مگر اس کا ارادہ آہستہ آہستہ اس کام کو بڑھانے کا تھا۔ منزل دور سہی، مگر انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اس کا ہوٹل شہر کی مرکزی شاہراہ کے کنارے ہوگا اور شہر بھر میں مشہور ہوگا۔ ابھی تو لگے بندے گاہک تھے، سلسلہ چل رہا تھا، مگر آمدنی کم تھی، لیکن اسے خود پر یقین تھا اور اچھے مستقبل کی بے انتہا امیدیں۔ اور دوسری طرف عائشہ فائنانس پر MBBS کر رہی تھی، میرٹ نہ بنا۔ والد صاحب کے پاس اتنے پیسے تھے کہ انہوں نے بیٹی کی خواہش کو مقدم جانا، اور آج وہ سالسوم کی طالبہ تھی۔ 2 بڑے بھائی تھے، بڑا کاروبار کے سلسلے میں یورپ سیٹل تھا، دوسرا انجینئر تھا۔ صوبائی دارالحکومت کے بجائے اسے مرکزی دارالحکومت میں اچھی جاب ملی، چنانچہ وہ بھی گھر سے دور رہتا۔ یاسر اور عائشہ جو خالہ زاد تھے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھا کرتے، یہ کہاں جانتے تھے کہ تمام خواب تعبیر کو نہیں پہنچتے۔ کل عائشہ کی سالگرہ تھی، اور وہ ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھی جو اپنی سالگرہ بھول جاتے ہیں۔ اسے ہمیشہ یاد رہتی، رات 11 بجے سوئی تو اسے یاد تھا کہ جب وہ اٹھے گی تو 22 سال کی ہوگی۔ ابھی آنکھوں میں کچی نیند تھی کہ اس کا دروازہ بجایا گیا۔ وہ اٹھ بیٹھی، اس وقت اس کے دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے؟ وہ اٹھی اور دروازہ کھولا، سر پر ٹوپی سجائے، ہاتھ میں غبارے لیے یاسر کھڑا تھا۔ سالگرہ مبارک۔ یاسر اسے پورے 12 بجے وش کرنے آیا تھا۔ تھینک یو سو مچ یاسر، آئی ریئلی لو یو کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ پیچھے رقیہ دونوں ہاتھ سینے پر جمائے کھڑی تھی۔ اچھا جلدی لاؤنج میں آؤ اور کیک کاٹو، تمہیں بر وقت وش کرنے کے چکر میں خالہ کی نیند میں خلل ڈالا۔ رقیہ کا چہرہ بے تاثر تھا، اور یوں ان دونوں نے جو اپنے تعلقات و احساسات اب تک گھر والوں سے مخفی رکھے تھے، اب مخفی نہ رہے۔ عائشہ نیچے آئی، کیک کاٹا، یاسر تالیاں ہی بجاتا رہا۔ رقیہ ساری کاروائی دیکھتی رہی، کیک کاٹ کر ماں کے منہ کی طرف بڑھایا۔ مجھے بھی کھلاؤ، یاسر کہہ رہا تھا۔ یوں تو وہ پہلے بھی ایک ہی پلیٹ میں کھاتے رہے تھے، مگر یوں ماں کے سامنے اسے بے تحاشا شرم آئی۔ امی کیا سوچتی ہوں گی؟ اور یاسر بھی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ سوچیں، اس لیے اس نے رات کے اس پہر آنے کی پرواہ نہ کی۔ عائشہ نے کیک یاسر کی طرف بڑھایا، اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور کیک منہ کے اندر ڈال لیا۔ کچھ دیر کھڑا باتیں کرتا رہا۔ خالہ معذرت کہ آپ کو تنگ کیا، مگر میں ایشو کو کچھ انوکھے انداز میں وش کرنا چاہتا تھا۔ ایشو تو یہ نک نیم بھی رکھا جا چکا ہے، وہ کہاں سوتی رہی تھی۔ یاسر الوداع کلمات کہتا چلا گیا۔ رقیہ صوفے پر خاموش بیٹھی رہی۔ یہ سلسلہ کب سے ہے؟ آخرکار انہوں نے پوچھ لیا۔ عائشہ کا دل زوروں سے دھڑکا، شاید یاسر کا طریقہ غلط تھا، انہیں پہلے والدین کو بتا دینا چاہیے تھا، پھر یوں وش کرتا تو اور بات تھی۔ چند ماہ سے، اس کی آواز مدھم تھی۔ ٹھیک،
रुकैया धीमे से सर हिलाने लगी, जैसे कुछ सोच रही हो। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। ठीक है बेटा, तुम सो जाओ, सुबह बात करते हैं। इस तमाम वक्त में रुकैया के होंठ पहली बार मुस्कुराए, मगर आयशा को यह मुस्कुराहट पुरस्कार लगी। रुकैया उसका गाल थपथपाती चली गई और वो अपने कमरे की तरफ चली आई। अम्मी का भांजा है, उन्हें क्या एतराज होगा। अच्छा खूबसूरत लड़का है, थोड़ा गरीब है, मगर कोशिश तो कर रहा है। वो वक्त भी आ जाएगा जब शहर की मरकजी शाहरा के किनारे उसका होटल होगा। वो खुद से बातें करती सो गई, इस बात से बेखबर कि कल माँ से होने वाली बातें कैसे उसकी काया पलट देंगी। तुम जानती हो ना, तुम्हारी माँ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। नाश्ते की मेज पर दोनों माँ बेटी आमने सामने बैठी थी। तौकीर ऑफिस चले गए थे। यूं तो उसने भी कॉलेज जाना था, मगर रुकैया ने रोक लिया। अम्मी, मेरी सहेलियों ने पार्टी अरेंज की होगी। मेरी बातें ज्यादा जरूरी हैं। अगर फिर भी जरूरी समझो तो लेट कॉलेज चली जाना। जी, उसने एक लफ्जी जवाब दिया। हमारे जमाने में तालीम आम न थी और मैं खानदान की वाहिद लड़की थी जो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गई थी, रुकैया बता रही थी। शुरू में तो सबने बुरा जाना, मगर तालीम अपनी अफादियत मनवा लेती है। मैंने भी सबको गर्विदा कर लिया। वो लम्हे भर को रुकी। ये तो वो बातें हैं जो तुम पहले से जानती हो, मगर अब तुम्हें एक और बात बताती हूँ जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। यूनिवर्सिटी में मैंने मोहब्बत की थी। आयशा हैरत से माँ को देखने लगी। शाहिद मेरा क्लास फेलो था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और पसंद मोहब्बत में बदल गई और हमने तमाम जिंदगी एक साथ निभाने के अहद किए। और फिर वो लम्हे भर को खामोश हो गई। फिर डिग्री मुकम्मल हुई, राब्ते खत्म हुए और तुम्हारे अब्बू का मेरे लिए रिश्ता आया। तुम्हारी दादी ने मुझे किसी तकरीब में देखा और अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी थी और तौकीर एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा। बहुत अमीर और कबीर फैमिली थी। उनका रिश्ता हमारी लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आना किसी नेमत से कम न था। सब खुश थे। मुझे जो पहले ही खुशकिस्मत समझा जाता, अब तो जैसे खुशकिस्मत तरीन समझा जाने लगा। हाँ, मैं खुशकिस्मत तरीन थी। वो रुक गई और गहरी नजरों से बेटी को देखती रही। आयशा खामोशी से उन्हें सुने जाती। शाहिद बहुत गरीब था, रहने के लिए घर भी न था। 6 बहन भाई थे, किराए के घर में रहते। मैंने खूब सोच विचार से काम लिया और तुम्हारे अब्बू के लिए हाँ कह दी। शुरू में अपना आप छोटा लगा, बेवफा होना छोटी बात नहीं थी, मगर किराए के घर में जहाँ हर वक्त मेले जितने लोग इकट्ठे हों, रहना भी तो आसान नहीं होता। और आज सोचती हूँ तो खुद को मुतमईन पाती हूँ। अगर मैं तौकीर के लिए हाँ ना कहती और शाहिद का हाथ थामती तो शायद मेरे कानों के झुमकों में हीरे न दमक रहे होते और शायद तुम भी सेल्फ फाइनेंस पर डॉक्टर न बन रही होती। रुकैया का एक हाथ अपने कान के झुमके पर था। वो धीमे धीमे से अपनी कहानी सुनाई जाती। हवा साकिन थी, मगर आयशा को क्यों कर अपना वजूद आंधी की जद में महसूस होता। यासिर अच्छा लड़का है, मेरा भांजा है, इस निस्बत से मुझे अजीज है, मगर इतना अजीज नहीं कि मैं अपनी बेटी उससे ब्याह दूं। वो गली के नुक्कड़ पर ढाबे में बिरयानी बेचने वाला मेरी बेटी को, मेरे नवासों को क्या मुस्तकबिल देगा। रुकैया के अल्फाज तल्ख थे और गर्म भी। आयशा खामोश बैठी रही। कितने लम्हे खामोश गुजर गए और जब बोला तो इतना कहा, क्या जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है? नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। रुकैया मुस्कुराते हुए बेटी को जवाब दे रही थी। मगर चंदा, मोहब्बत भी सब कुछ नहीं होती। मोहब्बत के बगैर गुजारा आसान है, पैसों के बगैर गुजारा मुश्किल, और अपने लिए आसानियां ढूंढनी चाहिए। मोहब्बत का क्या है, सिर्फ एक दफा नहीं होती। अगर सिर्फ एक दफा होती तो मैं और तुम्हारे अब्बू इतनी खूबसूरत जिंदगी कैसे गुजारते। आयशा चुपचाप माँ को देखे गई। उसे अंदाजा भी ना हुआ उसकी आंखें भीग रही हैं। जिस मोड़ पर तुम खड़ी हो वहाँ से वापस लौट आओ। तुम्हारे मुकद्दर में फूलों के रास्ते हैं, कांटों का सफर खुद के लिए मुंतखब मत करो। अब वो बेटी के हाथ पर हाथ रख के उसका हाथ सहला रही थी। अब कॉलेज जाना हो तो सफदर से कह दो, वो छोड़ाए। तुम्हारी दोस्तों ने पार्टी अरेंज की होगी। रुकैया उसका गाल थपथपाती उड़ गई और वो वही नाश्ते की मेज पर बैठी रह गई। कॉलेज जाना, बर्थडे पार्टी, कुछ भी याद ना रहा। याद रहा तो बस ये कि फूलों भरे रास्ते मुकद्दर में हों तो अपने लिए कांटों का सफर मुंतखब नहीं करना चाहिए। सलमान उसका क्लास फेलो था। शहर की मरकजी शाहरा पर उसके वालिद का बहुत बड़ा और बहुत मशहूर अस्पताल था। लोग दूर दराज के शहरों से वहाँ इलाज के लिए आते। एक दिन का जिक्र है कि सलमान ने उससे कहा, मेरे वालिदैन आपके घर आना चाहते हैं। क्यों? आपके वालिदैन से मेरे लिए आपको मांगने। वो मुस्कुराते हुए कह रखा था। आपको एतराज तो नहीं? वो पूछ रहा था। नहीं, मुझे एतराज है।
उसे कहना चाहिए था और शायद वो कहना चाहती थी मगर कह ना पाई। और सलमान के अब्बू का उसी शाहरा पर तो अस्पताल है जहां यासिर अपना होटल खोलना चाहता था। सलमान का रिश्ता आया, 6 महीनों के अंदर रिश्ता तय भी हो गया। फाइनल ईयर के इम्तिहानात के बाद अभी रिजल्ट नहीं आया था। अभी अपने नामों के साथ डॉक्टर लगाने में वक्त था कि वो दोनों शादी के हसीन बंधन में बन गए। शादी पर उसने सुर्ख फ्रॉक पहना। सलमान के सियाकोट से झांकती टाई का रंग भी सुर्ख था और कांच में अटके फूल का भी। सुर्ख नौबयाता जोड़े ने इजाब व कबूल के मराहिल तय किए और आयशा दुआओं के साए में फूलों से सजी लंबी सी गाड़ी में बैठकर एक अजीम आलीशान घर से दूसरे उससे भी ज्यादा अजीम आलीशान घर चली आई। और यासिर गली के नुक्कड़ पर खड़ा अपने ढाबे पर बिरयानी बेचता रहा, आंखों में आए आंसू साफ करता रहा। सच कहते हैं इंसान को अपनी औकात देखकर काम करने चाहिए। यहाँ तक कि मोहब्बत करने से पहले देख ले कि उसकी जेब उस मोहब्बत की मुतहम्मिल है कि नहीं। मैं वादा करती हूँ तुमसे जिंदगी की आखिरी सांस तक मोहब्बत करूंगी, हर दुख सुख इकट्ठे बांटूंगी, कभी तुम्हारा हाथ न छोड़ूंगी। वफा के तमाम सिलसिले तुम्हारे नाम करती हूँ कि तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर नई जिंदगी शुरू हुई। वो और सलमान। उसकी खूबसूरती के बारे में अगर कोई दो राय न थी तो यही मामला सलमान का था। देवमलाई दास्तान का यूनानी देवता महसूस होता, बिल्कुल यासिर जैसा। और वो सकते में आ जाती कि वो हर वक्त सलमान का यासिर के साथ मवादना क्यों करती रहती है। उस दिन का आगाज मामूल की तरह हुआ। जब उसकी आंख खुली तो वॉशरूम से शावर की आवाज आ रही थी। यकीनन सलमान नहा रहा था। वो नहा कर आया और कदादम आईने के सामने बाल ब्रश करने लगा। ये यासिर कौन है? कबल इसके कि वो वॉशरूम जाती सलमान ने पूछ लिया। उसका दिल उछल कर हलक में अटक गया। यासिर छोटा लड़का है, हमारे घर सौदा सल्फ लाता है। क्या सुबह उठाने की जिम्मेदारी उसी की है? पहले भी एक रात मैंने नोट किया और कल रात भी तुम बार बार उसका नाम ले रही थी। जी सुबह मुझे उठाता है। वो मन मन के होते कदम उठाती वॉशरूम चली आई। वॉशरूम का नल खोला, सामने आईने में अक्स देखा। वहां वो न थी, यासिर था और उससे कह रहा था, यूं मत करो आयशा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। वो यासिर से कह रही थी। वो पार्क में मीनार के पास तुमने मुझसे वादा किया था कभी मेरा हाथ ना छोड़ोगी, वफा के तमाम सिलसिले मेरे नाम करोगी। वो उसे याद दिलाना चाह रहा था। मैं वादे के लिए माजरत चाहती हूँ। वादा खिलाफी और माजरत यासिर बेयकीनी से उसे तकता रहा। क्या सिर्फ इतनी सी बात थी कि वादा खिलाफी और माजरत के अल्फाज तलाफी कर दें? क्यों, आखिर क्यों? वो मर्द था मगर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं अच्छा मुस्तकबिल चाहती हूँ, मैं तुम्हें अच्छा मुस्तकबिल दूंगा, आसाइशों भरी जिंदगी। नहीं, लफ्जों के महल रिहाइश के काबिल नहीं होते। आईने में अक्स धुंधला गया। अब आईने में अक्स से धुंधला गया। अब उसका अपना अक्स था और उसका चेहरा आंसुओं से तर था। उसने नल पूरा खोल दिया, पानी पूरी रफ्तार से बहने लगा। वो दीवार का सहारा लिए रोती गई। बस करो अब मेरे ख्वाब व ख्याल पर, जब तुम काबिज हो अब बस कर दो। मेरे ख्वाब व ख्याल मेरी मिल्कियत ठहराओ, मजीद इनमें मत आओ। रोते हुए वो खुद से नहीं यासिर से कह रही थी। आज की महफिल खास थी और उस खास में वो दोनों मेहमान खुसूसी। रात भीगी भीगी थी। सिया रात में सिया लिबास में मलबूस वो हुस्न की मलका थी और उसका शौहर जीवन भर का साथी, हुस्न का देवता। कंधे से कंधा मिलाए वो स्टेज के बिल्कुल सामने बैठे थे। स्टेज पर मशहूर गुलकारा अपनी आवाज का फन जगा रही थी। आयशा ने नजरें दौड़ाकर चारों ओर देखा। ये महफिल खास उसके लिए सजाई गई थी और क्या रंग थे इस महफिल के। फूलों की आराइश से लेकर निशिस्त गाहों तक, ताम के एहतमाम से मौसीकी के सुरों तक, सब कुछ बेमिसाल। और उसका सरापा सिया लिबास, बालों में अटके खुश रंग फूल और हाथ की ब्रेसलेट में दमकता हीरा, सब कुछ मुकम्मल। गुलकारा ने गाना खत्म किया, तालियां बजी। सलमान के दोस्तों ने शोर मचा दिया कि अब वो गाए। सलमान फन मौसीकी का दिलदादा था, सिर्फ सुनता ही नहीं गाना भी उसका मशाला था, इसलिए तो अक्सर गाता रहता। दोस्तों ने फरमाइश की। वो मुस्कुराता हुआ स्टेज पर आया। मैं गाना अपने महबूब, अपनी शरीक हयात के नाम करता हूँ, जो मेरी जिंदगी में बाहर लेकर आई, जिसने मेरी जिंदगी मुकम्मल की। तालियां गूंज उठी और सब आयशा की किस्मत पर रश करने लगे। सलमान गाने लगा, उसकी आवाज में सोज था, समा बांध देता। आयशा ने एक बार फिर चारों ओर देखा। सब कुछ तो मुकम्मल था, फिर कहाँ कमी थी और ये कमी क्यों उसे खाई जाती थी। तभी सामने से पैंट कोट में मलबूस एक मर्द गुजरा। आयशा को पहली नजर में तो लगा कि यासिर ही है, इसलिए पहली लाशऊरी नजर के बाद
दूसरी, तीसरी और चौथी नजर डाली, मगर वो यासिर न था। पेट से आंसुओं का गोला उठा और हलक में अटक गया और उसे पता भी ना चला कि वो फूट फूट कर रोने लगी। गुनगुनाता सलमान खामोश हो गया। महफिल लम्हे भर को रुक गई। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। महफिल की सबसे मौजूद औरत यूं अचानक इस तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। क्या हुआ था आखिर? सलमान तेजी से उसके पास आया। वो सोफे पर बैठी थी। सलमान उसके कदमों में बैठ गया। स्वीट हार्ट, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? वो नरमी से पूछ रहा था। वो मेरे सर में दर्द है। वो रोई जाती और सलमान उसे अचंभे से देखता जाता। ये सर दर्द की वजह से निकले हुए आंसू क्यों न लगते थे? आसमान पर फूले हुए गालों जैसे बादलों के टुकड़े अटखेलियां करते फिरते थे। नीचे जमीन का मौसम खुशगवार था और शायद वो राजी जमीन का टुकड़ा नहीं था। खुश रंग और खुशगुलो आयशा ने घूमकर हर तरफ जायजा लिया। ये एक बाग था, फूलों भरे पौधे, फलों से लदे दरख्त, हवा के झोंके और मौतर फजा। क्या ये जन्नत थी? जन्नत नहीं तो जन्नत जैसी जरूर थी। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो किसी दरख्त से कुछ तोड़ कर खाए और यही ख्वाहिश के लिए वो अपने लिए फल मुंतखब करने लगी। पहले दरख्त पर सुर्ख स्ट्रॉबेरी सजी थी और वो इतनी सुर्ख थी कि सुर्ख रंग पसंदीदा ठहरे। दरख्त के नीचे खड़े होकर उसने सांस अंदर उतारी। स्ट्रॉबेरीज की तुर्श महक सांस के साथ अंदर उतरी और जैसे तनमन शाद हुए। कबल इसके कि वो हाथ बढ़ाकर स्ट्रॉबेरीज तोड़ती, दिल में ख्याल आया कि कुछ और खाया जाए। चुनाचे वो स्ट्रॉबेरीज खाने की ख्वाहिश पर काबू पाते हुए वो आगे बढ़ी। अगले दरख्त पर आड़ू सजे थे, खुश रंग आड़ू। आड़ुओं को देखकर ही अंदाजा हो जाता कि वो किस कदर खुश जायका होंगे। उसने फैसला किया कि आड़ू खाए, मगर कुछ सोचकर इरादा बदल दिया और आगे बढ़ गई। अगले दरख्त पर सुर्ख अनार थे और उससे अगले दरख्त पर पीले आम। दोनों फल अपनी खूबियों में भी मिसाल थे, मगर उसने वो भी तोड़कर ना खाए। मजीद अच्छे की ख्वाहिश में आगे बढ़ गई। अगला दरख्त आम दरख्त तो जैसा ही था, मगर उस पर लगे फल अजीब थे। उसने पहले ऐसा दरख्त नहीं देखा था। उस दरख्त पर करेंसी नोट लगे थे, सुर्ख, नीले और हरे। वो हैरान हुई, क्या दरख्तों पर भी पैसे लगते हैं? यकीनन लगते होंगे कि वो देख रही थी। और वो लड़की जो स्ट्रॉबेरीज, आड़ू, अनार, आम खाने के लिए ना रुकी। पैसे देखकर उसका दिल हमकने लगा और उसने दरख्त से पैसे तोड़ लिए। इतने सारे पैसे के संभालना मुश्किल हो गया। वो जमीन पर गिरते और वो उन्हें उठाती। जमीन पर गिरे हुए नोट वो उठा लेती, मगर पहले से हाथ में मौजूद नोट गिर जाते। कितनी देर से ये सिलसिला चलता रहा। बात यही तक महदूद होती तो भी खैर था, मगर ये क्या, अब वो करेंसी नोट खा रही थी। सब्ज नोट मुंह में डाला, उसे चबाया और निगल गई। नीला नोट मुंह में डाला और अब वो उसे चबा रही थी। क्या इन नोटों का जायका स्ट्रॉबेरियों, आड़ू, अनार और आम से बेहतर था? और जब आयशा की आंख खुली, उसने खुद को नीम अंधेरे कमरे में खुद को लेटे पाया। जीरो पावर का बल्ब कमरे के माहौल को ख्वाबनाक बना रहा था। उसका शौहर उसके पहलू में उसकी तरफ रुख किए लेटा था और वो सीधी लेटी अंधेरे में छत को तकने लगी। ये कैसा ख्वाब था? और उसने फल खाने के बजाय करेंसी नोट खाने को क्यों तरजीह दी? दिमाग और कुछ सोचने समझने की सलाहियत से मफकूद हुआ जाता और आन की आन में आंखों में झिलमिल झिलमिल आंसू चमकने लगे। क्या हो चुका था, क्या हो रहा था और क्या होने वाला था? वो सलमान के करीब हुई और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। सलमान उसका शौहर था, उसका इंतखाब। वो बहुत अच्छा और ख्याल रखने वाला था। फिर क्यों वो बेचैन और बेकल थी और ये कैसे ख्वाब और ख्याल उसको दसते रहते? एक अहद वफा ही तो ना उसने निभाए थे, उसकी जिंदगी थे। क्या जिंदगी का सबसे अहम फैसला करते हुए थोड़ी सी गर्द ना दिखा सकती थी? उसका दिमाग शल होने लगा। आंखें बंद करके उसने सोने की कोशिश की, मगर यासिर का मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने आ गया। हर दुख सुख इकट्ठे बांटूंगी, हर दुख सुख इकट्ठे बांटूंगा, कभी तुम्हारा हाथ ना छोड़ूंगी, कभी तुम्हारा हाथ ना छोड़ूंगा। उसके कानों में बम फटने लगे और ये बाज गश्त बेकल सी करने लगी। वो उठ बैठी और रोने लगी। सलमान की आंख खुल गई। उसने बीवी को बैठे हुए और रोते हुए पाया। क्या हुआ आयशा? वो परेशान होने लगा। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो रोते हुए कह रही थी। और सलमान आयशा को तकने लगा। अगर पेट में दर्द था तो उसके दोनों हाथ सीने पर दिल वाली जगह पर क्यों जमे थे? नाश्ते की मेज पर अब सिर्फ वो मियां बीवी बैठे थे। वालिद साहब अस्पताल रवाना हो चुके थे, वालिदा साहबा अपने कमरे की तरफ। यूं तो वो दोनों हाउस जॉब कर रहे थे और उन्हें भी अस्पताल की तरफ रवाना हो जाना चाहिए था, मगर कह सुनकर सलमान ने अपनी और आयशा की छुट्टी मंजूर कराई। कमरे में चले। उसने चाय के 2 कप थामे और उठ खड़ा हुआ।
आयशा ने भी उसकी तकलीद की। कमरे में आकर आयशा बेड पर बैठ गई। सलमान कुर्सी खींच कर उसके सामने और घूंट घूंट चाय पीने लगा। चाय पीता जाता और आयशा को देखे जाता। आयशा जिसने 2 घूंट भरने के बाद दोबारा से कप होठों से ना लगाया। तुम मुझे फर्स्ट ईयर से अच्छी लगने लगी थी, तुम थी ही इतनी अच्छी। सलमान की निगाहें उसके चेहरे पर जमी थी। हर इंसान खुशगवार जिंदगी चाहता है, हर इंसान यही चाहता है कि अच्छी जिंदगी गुजारे। मैं तुम्हें देखता तो एहसास होता कि हाँ, तुम ही वो औरत हो जिसके साथ मैं सारी जिंदगी गुजार सकता हूँ। इसीलिए तो तुम्हारे यहाँ रिश्ता भेजा। चाय खत्म हो गई। सलमान ने कप एक तरफ रख दिया। आयशा चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। जब जिंदगी एक साथ गुजारनी है तो दुख सुख बांटने चाहिए। सलमान ने उसका हाथ थाम लिया और नरमी से दबाने लगा। क्या तुम मेरी बात से इत्तेफाक करती हो? आयशा को इस बात में सर हिलाने में भी दिक्कत हुई। मैं भी डॉक्टर हूँ और तुम भी। जब मैंने बूझ लिया कि तुम्हारे सर में दर्द होता है ना पेट में, तो अब छुपाने का फायदा नहीं। आयशा ने सर उठाकर सलमान को देखा और टुकर टुकर उसे देखती रही। तो वो दुख जो अधमरा किए देता है मुझसे बांट लो। मैं अच्छा गमगसार साथी हूँ, तुम्हारी जख्मों पर मरहम रखूंगा। वो हाथ दबाते हुए नरमी से कह रहा था। और अगर ऐसी बात है जो शौहर से ना कही जा सकती हो तो दोस्त से कह लो, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त भी हूँ। आयशा की निगाहें सलमान के चेहरे से ना हटती थीं, जाने क्या तलाश कर रही थी। और फिर उन आंखों में आंसू भरने लगे और वो एक बार फिर फूट फूट कर रो दी। उसका शौहर कितना अच्छा था, हर दुख बांटने के लिए तैयार, और वो खुद शायद सलमान के काबिल भी ना थी। मुझसे गलत फैसला हो गया। रोते हुए वो बताने लगी। सलमान नर्म तासुरात लिए उसे देखता रहा। मैं उससे मोहब्बत करती थी, वो मुझसे मोहब्बत करता था। अम्मी कहती थी मोहब्बत के बगैर गुजारा हो जाता है, पैसों के बगैर गुजारा नहीं होता, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए हाँ कह दी। मगर अब वो रोती रही और बताती रही। मेरा मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं होता। ये दौलत तो आसाइशें, इसका नेमर बदल नहीं। मैं तुम में उसे ढूंढती हूँ, मुझे वो हर वक्त याद आता है। हाथ पर गिरफ्त ढीली हुई और सलमान ने उसका हाथ छोड़ दिया। अगले पल उसके दिल में आया कि आयशा को चुटिया से पकड़े और घसीटता हुआ कमरे से बाहर धकेल दे। और कबल इसके कि वो ऐसा ही करता, उसने खुद पर काबू पाया। वो बुरा आदमी नहीं था। बुरा ख्याल आना बुरे होने की निशानी नहीं, बुरे होने की निशानी ये है कि आप उस ख्याल पर अमल भी करें। वो उठा और आयशा के पहलू में जा बैठा और उसका सर अपने कंधे से लगा लिया। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। वो आयशा का सर थपक रहा था। आयशा बिलक बिलक कर रोए जाती। मगर मोहब्बत से भी एक ताकतवर चीज है, वो है निकाह, वो बंधन जिसमें तुम और मैं बंधे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। उसे भूलने की कोशिश करो, मुझे याद रखने का तरीका ढूंढो। अब कुछ भी नहीं लौटाया जा सकता कि तुम्हारा निकाह मुझसे हो चुका है। मोहब्बत पसे पुष्प चली गई। मैं उसे भूलने की कोशिश करती हूँ, मगर वो रोती रही, कहती रही। कोशिश जारी रखो। सलमान उसका सर थपक रहा था। आयशा रोई जा रही थी। मैं तुम्हारे हर दुख का अजाला करूंगा, वो कह रहा था। कितने दिन बाद वो मैके आई। वो उदास उदास अंदाज, वो खोई खोई कैफियत। 9 बेहता लड़कियां इस तरह तो नहीं होती। तन्हाई में रुकैया ने उससे पूछा तो वो रोने लगी। अम्मी गलत हो गया, सब कुछ गलत। ये हीरा, उसने हाथ में पहनी ब्रेसलेट उतार फेंकी। ये हीरा मेरे काम का नहीं, वो आसाइशें मुझे दस्ती हैं। आपने गलत मशवरा दिया, मैं बर्बाद हो गई। वो रोते हुए चीखने लगी और रुकैया उसे पचकारने लगी। शुरू में ऐसा ही लगता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें ये फैसला सही लगेगा। अम्मी बस कर दें। उसके आंसू ना थमते थे। वो उठी और उस कमरे की तरफ चली आई जो शादी से पहले उसके लिए मखसूस था और अब भी वैसे ही उसके लिए मख्तस था। कमरे में आकर उसने कुंडी लगाई और बैठ के कोने पर टिक कर रोने लगी। रुकैया के दिल में आया, उसके पीछे चली आई मगर रुक गई। अभी नहीं समझेगी, कुछ वक्त लगेगा तो खुद ही सब समझ आ जाएगा। वो अपने कामों में मसरूफ हो गई और आयशा बेड के किनारे बैठी रोती रही, रोती रही, रोते रोते थक गई। मैं तुम्हें मुंह दिखाई में फूल दूंगा, नहर किनारे यासिर ने उससे कहा था। सिर्फ फूल? वो चलते चलते रुक गई। अपने हाथ की बनी चाय भी पिलाऊंगा, यासिर ने इजाफा किया। बस? और क्या, तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं चाहिए? सोने चांदी और हीरे जवाहरात चाहिए? कहकर यासिर हंसने लगा। अब ऐसा भी नहीं, उसने तरदीद की थी। मगर हकीकत क्या थी? उसने हीरे जवाहरात मुंतखब कर लिए, मोहब्बत छोड़ दी। ये नहीं था कि सलमान उससे मोहब्बत ना करता, वो मोहब्बत करता था, बेहिसाब करता था। मगर ये मसला था कि ना ये वो मोहब्बत थी और ना वो यासिर था। आंसू बह बह कर खुश्क हो गए, आंखें रो रो कर थक गईं और वो पुरानी बातें याद करती रही, वो बातें जो लाहासिल थीं।
फिर उस पर ना जाने क्या कैफियत तारी हुई। वो कद आदम आईने के सामने जा खड़ी हुई, टिश्यू से चेहरा साफ किया, पलकों पर मस्कारा लगाने लगी। आंसू में नमी उतरी तो मस्कारा फैल गया। वो मुंह धो आई और दोबारा से खुद को तैयार करने लगी। आंखें सजाई, गालों पर लाली लगाई, होंठ रंगे, गले में चेन लॉकेट था, मगर एक और सेट पहन लिया और फिर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। कोई तेज धार चीज, शोमई किस्मत साइड टेबल पर छुरी धरी थी। उसने छुरी उठाई और अंगूठी की पोर से उसकी धार चेक करने लगी। वो मर जाए तो क्या दुनिया रुक जाएगी? नहीं ना, तो फिर उसे मर जाना चाहिए। तेज धार छुरी से अंगूठी की पोर पर कट लग गया और वो उस कट से खून निकलता देखती रही। खतीजा समझती थी कि पैसे में बड़ी ताकत होती है, यहाँ तक के बाज़ औकात रिश्ते भी इस चमक के सामने मांद पड़ जाते हैं। इसलिए उन्होंने बहन रुकैया से एक फासला रखा और औलाद को भी ये बात बावर कराती रही। ये ना था कि मिलना मिलाना ना था, मोहब्बत न थी, सब कुछ था, मगर फिर भी एक फासला रखा। और ये बात यासिर के जहन में भी थी। माँ ने हमेशा समझाया था, मगर जब आयशा ने खुद से हाथ बढ़ाया तो वो क्यों कर भूल गया। वो एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते, घर वालों से छुपकर पार्कों और नहर किनारे मिलते, कभी किसी होटल जाकर चाय पीते तो कभी खाना खाते, हर तजदीद वफा करते। मगर ये सब बातों और मुलाकातों तक महदूद रहा। यहाँ तक कि एक दिन आयशा ने उससे कहा, सॉरी यासिर, मैं मजीद तुमसे नहीं मिलूंगी, इस दिल को चैन न आएगा। यासिर ने हंसकर जवाब दिया। वो समझा आयशा मजाक कर रही है। मेरे लिए सलमान का रिश्ता आया है, वो मेरा क्लास फेलो है, अच्छा लड़का है, वेल सेटल्ड फैमिली है, उसके अब्बू का मरकजी शाहरा पर बड़ा अस्पताल है, अम्मी अब्बू हाँ करना चाहते हैं, मुझे भी मुनासिब लग रहा है। यासिर के लबों पर मुस्कुराहट सिमटने लगी। क्यों? वो बमुश्किल पूछ सका। अच्छा मुस्तकबिल। मैं अच्छा मुस्तकबिल दूंगा। लफ्जों के महल रिहाइश के काबिल नहीं होते। लफ्जों के महल? वो शजदर रह गया। तुम मुझसे प्यार करती हो, वफा के तमाम सिलसिले मेरे नाम कर चुकी हो, वादा खिलाफी के लिए माजरत, ये आयशा कह रही थी और उसका लहजा सपाट क्यों था। आयशा फैसला सुनाकर चली गई और वो बावर कराता रह गया कि एक दिन उसका होटल भी मरकजी शाहरा के किनारे होगा। मगर और इस मगर पर तमाम बातें रुक गईं। लेकिन यासिर ने हार न मानी। आयशा से मिलने उसके घर गया। पहली मुलाकात पर आयशा ने आधी अधूरी मुलाकात की, चंद फिक्रों के बाद उठकर चली गई। दूसरी दफा वो मिलने ही ना आई। वो रुकैया से बार बार कहता रहा आयशा को बुलाएं, मगर उन्होंने 2 दफा कहा कि वो मसरूफ है और तीसरी दफा कहा तबीयत खराब है इसलिए सोई हुई है, और तीसरी दफा तो उसे गेट से अंदर ही ना आने दिया गया। इंटरकॉम पर रुकैया ने कह दिया, बेटा मेरी तबीयत खराब है वरना तुमसे मिलती, और तुम बुरा मत मानो, तुम बार बार हमारे घर के चक्कर मत लगाओ, तौकीर को बुरा लगता है। और उसे इन अल्फाज पर यकीन ही ना आया। उसने हिम्मत ना हारी, फोन करता रहा, मगर ज्यादातर मुलाजमा फोन उठाती, और जो 2 बार फोन आयशा ने उठाया तो क्या कह गई, क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो, मुझे हिरासा मत करो। वो शजदर रह गया और आंख से आंसू टपकने लगे। क्या वो ऐसा नीच था कि उसे हिरासा कर रहा था? दिल का दर्द बेकाबू हुआ तो माँ के पास जहाँ पहुंचा, रोते हुए दिल खोलकर माँ के सामने रख दिया। माँ ने पानी पिलाया, आंसू पोंछे, गोद में सर रखा, माथा चूमा और कहने लगी, अमीरों के चोचले भूल जा बेटा। वो आंसू पीता यूं ही लेटा रहा। तो क्या अमीर इस तरह के चोचले करते हैं? और जिस दिन आयशा की शादी थी वो उस दिन भी बिरयानी बेचता रहा और आंसू पोंछता रहा। क्या हुआ था, क्या हो रहा था, वो समझ कर भी ना समझ सका। यूं ही वक्त गुजरता गया, जख्म वैसे हरे ना रहे। ये काम सा दिन था। वो अपने ढाबे पर खड़ा बिरयानी बेच रहा था कि गाड़ी उसके ढाबे के सामने रुकी। वो लम्हे भर में गाड़ी पहचान गया। गाड़ी से आयशा उतरी। वो खुद ड्राइव करके आई थी। यासिर ने ही तो ड्राइविंग बेहतर करने में उसकी मदद की थी, और वो आयशा जो अपने कमरे में खुदकुशी करने का सोच रही थी अब यासिर के सामने खड़ी थी। वो सजी संवरी थी, आंखें मस्कारे से सजी थी, गालों पर लाली थी और होंठ भी किसी शोक शेड से सजे रंगे थे। मगर इतनी तैयार होने के बाद भी वो उजड़ी उजड़ी लगती। यासिर काउंटर पर देगचे के सामने खड़ा था। वो उसके मुकाबले आ खड़ी हुई। यासिर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आयशा की आंख में आंसू थे। यासिर हाथ में चमचा लिए उसे देखता रहा। ढाबे में काम करने वाला बैरा और गाहक चमगुइयां और इशारे करने लगे। अगर मैं तलाक ले लूं तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? ये आयशा का सवाल था। हवा रुक गई, सूरज बुझ गया, अंधेरा छाने लगा। मगर यासिर होश में आया और खुद को हवा से मिलाते हुए बोला, ये जिंदगी है, खेल तमाशा नहीं। तुम तलाक याफ्ता हो जाओ या फिर बेवा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। चली जाओ यहाँ से।
भरे बाजार में तमाशा मत लगाओ। मैं नहीं जाऊंगी। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। यासिर ने मुड़कर एक नजर ग्राहकों को देखा। अब तो लोग दुकान के बाहर रुक कर ये मंदिर देखने लगे थे। मेरे साथ आओ। यासिर ने उससे गाड़ी की चाबी ली, मददगार बैरे से दुकान संभालने का कहा और उसे लिए चला आया। गाड़ी आयशा के मेके के दरवाजे पर रुकी, उसे लिए अंदर चला आया। रुकैया अपने बालों के लिए कोई ब्यूटी टिप इस्तेमाल कर रही थी। आयशा को यासिर के साथ आते देखकर लक दक रह गईं। अपनी शादीशुदा बेटी को संभालें, मेरी दुकान पर आ गई थी, लोगों को बगैर टिकट की फिल्म दिखा दी। वो ज्यादा देर ना रुका। आयशा रोती कराती रह गई, मगर वो चला आया। ये नहीं था कि उसे आयशा से मोहब्बत ना थी, उसका दिल भी हमकने लगा था और कई बार तो उसने भी सोचा हाथ थाम ले आयशा का हाथ, मगर ये जिंदगी थी और वो यासिर था। जब वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था और उसे हिरासा किया करता था, वो वक्त कोई पुरानी बात न थी कि वो भूल चुका होता। उस रात वो खतीजा से कह रहा था, अम्मी कोई मुनासिब सी लड़की देखकर मेरी शादी कर दें, मजीद ताखीर मत करें। 2018 सर्दियों का मौसम था, ठंडा और खुश्क। बाहर सर्द हवाएं चल रही थी। अंदर जूबी और नानी एक ही शाल ओढ़े बैठी हाथ सेक रही थी। कॉलेज की पढ़ाई से फारिग होने के बाद छुट्टियां गुजारने नानी के पास चली आई। नानी की बातें उसे हमेशा अच्छी लगती और आज नानी ने उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई तो वो सजदा रह गई। यूं तो अपने बच्चों को अपनी जवानी की कजादाइयों के बारे में नहीं बताना चाहिए, मगर मैंने इसलिए बताया कि तुम इस किस्से से कुछ सीख पाओ। आयशा की आवाज में लर्जिश थी। इस उम्र में रेशे का मर्द उसके चेहरे हाथों के साथ साथ आवाज में भी लर्जिश ले आया था। तुम्हारे नाना बहुत अजीम इंसान थे, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा। जब उन्हें मैंने अपनी मोहब्बत के बारे में बताया तो कोई आम मर्द होता तो उसी वक्त मुझे घर से निकाल देता, मगर तुम्हारे नाना ने मुझे संभाला, मेरे टूटे हुए वजूद को समेटा और ये उन्हीं की मोहब्बत तो थी कि मुझे उनसे मोहब्बत होने में वक्त न लगा और हमने बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारी। आयशा रुक गई और जूबी नानी का झुर्रियों भरा चेहरा देखती रही। और वो साहब? जूबी ने सवाल किया। आयशा ने एक तवील सांस भरी। अल्लाह ने यासिर को वक्त लगाया। उसका मरकजी शाहरा पर हमारे अस्पताल से चंद किलोमीटर पर शहर का सबसे मशहूर होटल है। अब यहाँ आई हो तो कजनों के साथ वहाँ से खाना खाना। पूरा शहर उस होटल के खानों का घरवीदा है। आयशा इतना कहकर खामोश हो गई और जूबी नानी के मजीद बोलने का इंतजार करने लगी। जिंदगी अच्छी गुजर गई, मगर दिल में खलिश रह गई कि मैं मोहब्बत ना करती, और अगर मोहब्बत की तो बेवफाई ना करती। जो इंसान के नसीब में हो वो मिलकर रहता है। आज यासिर का भी तो शहर का सबसे मशहूर होटल है। खानदान की एक तकरीब में उसकी बीवी से मुलाकात हुई थी। उसके गले के लॉकेट में हीरा दमक रहा था। जिंदगी के फैसले करते हुए महज ज़ाहिरी असबाब नहीं देखने चाहिए, दिल की बात भी सुन लेनी चाहिए। खत्म शुद्ध।